द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 731। बदलावों को समझने में कुछ मिनट लगे, लेकिन जब दाना ने आखिरकार काल को अच्छी तरह देखा तो वह उसे हैरानी से देखती रह गई। तुम बदल गए। क्या कुछ अजीब हुआ? ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आपत्ति है, ये सुपर मसल से कहीं बेहतर लुक है, लेकिन यह एक तेज बदलाव है, उसने पूछा। थोर और राय पहले से ही जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी को चेतावनी नहीं दी थी, या कम से कम उन्होंने दाना को चेतावनी नहीं दी थी। अतिरिक्त भार एक नए कौशल से था जो ठीक से सक्रिय नहीं हुआ था। बेस्टियल फॉर्म उसी तरह का बहुत अधिक मांसपेशियों वाला है, काल ने समझाया। दाना मुस्कुराई और लोड्स एक उम्मीद भरी नज़र से भागा। वह भव्य प्रकटीकरण को मिस नहीं कर रही थी। काल ने कौशल को सक्रिय किया और दाना ने उसे एक गुप्त मुस्कान दी, जबकि लोड्स ने ताली बजाई और खुशी मनाई। अब हमारे पास एक बाघ और एक भालू है। झपकी का समय शानदार होगा, प्रकृति पुजारी ने खुशी मनाई। दूसरों की प्रतिक्रियाएं अधिक शांत थीं, लेकिन कुछ गार्डों के भाव विरोधाभासी थे। इतना चौड़ा बना होना कि आपके कंधे दरवाजे के फ्रेम के दोनों ओर छू जाएं, कुछ अधिक मांसल लोगों के लिए जीवन का लक्ष्य था। यदि आप पूरे गलियारे पर कब्जा कर लेते हैं तो कोई भी आपको गलियारे में पार नहीं कर सकता। विशाल होना परम निष्क्रिय रक्षात्मक निर्माण था। काल बसने और एक फिल्म देखने जा रहा था, लेकिन स्वीट्स में उत्साह का स्तर बहुत अधिक था, और यहाँ तक कि अधिपति ओथेलो भी उसे उस परियोजना पर काम करते हुए देखने के लिए उत्सुक था जो प्रयोगशालाओं के विनाश के साथ बाधित हो गई थी। लेकिन इससे ग्रेनाइट को एक महत्वपूर्ण चूक याद आ गई। क्या हमें जाने से पहले घोस्टफायर फौज को नष्ट कर देना चाहिए था? उसने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि वे जल्द ही प्रयोगशाला में एक नया प्रवेश द्वार बना देंगे और फिर आप अपने फौज को बरकरार रखना चाहेंगे। जब हम चले गए तो हमने पृथ्वी के जादू से छत को सील कर दिया था, इसलिए यह पानी या किसी भी चीज़ से भरने वाला नहीं है, और अधिकांश मंत्र अभी भी ऑनलाइन हैं। ये श्रमिकों को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था कि वे स्थायी रूप से बेरोजगार नहीं थे, और भारी प्रोत्साहन के साथ काल ने पूरे दोपहर प्रयोगशाला के अनुचरों और श्रमिकों के साथ रूनिक शिलालेख के विचारों पर विचार विमर्श किया। वे केवल रात के खाने के लिए रुके, और फिर जब बाहर अंधेरा हो गया तो रात को सो गए। अनुचरों को तावीज़ मंत्र सिखाया गया था, जो उन्हें उस मंत्र का कागज संस्करण बनाने में सक्षम करेगा जिसे वे जानते थे। लेकिन इसका उपयोग अधिक रचनात्मक जादुई प्रभावों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि कस्टम रूल स्ट्रिंग। उन्होंने मूल बातें जल्दी ही सीख ली थीं, जैसे कि जब कोई ताला न हो तो तावीज़ से दरवाज़ा बंद करना, और चुपके से सुनने से रोकने के लिए मौन अवरोध बनाना। लेकिन तावीज़ का कागज़ होना ज़रूरी नहीं था। वे एक बार इस्तेमाल होने वाला लकड़ी या अन्य प्रकार का तावीज़ भी बना सकते थे। ये केवल मंत्र की अस्थायी प्रकृति थी जिसने कागज़ को सबसे अच्छा विचार बनाया। अनुचरों के लिए ये सक्रियण के बाद केवल कुछ घंटों तक चला। काल के लिए मंत्र आधे दिन तक चला था। हालांकि इसका मतलब ये था कि कोई भी स्थायी वस्तु पर उत्कीर्णन के लिए उपयुक्त नहीं था, और उनमें से किसी ने भी रून को सरल बनाने की कला में महारत हासिल नहीं की थी, ताकि रनक्राफ्टिंग को तावीज़ बनाने जितना आसान बनाया जा सके। काल को संदेह था कि सरलीकृत प्रकृति और कलाकार की इच्छा पर निर्भरता के कारण वे अस्थायी थे और उन्हें स्थायी बनाना संभव नहीं होगा। लेकिन वे पहले से ही मंत्र की संभावनाओं को अच्छी तरह से समझ चुके थे, और रूनिक भाषा का उपयोग करना आमतौर पर लिखने की तुलना में बहुत अधिक कॉम्पैक्ट था। अंधेरा होने के ठीक बाद शाही परिवार से एक संदेशवाहक आया। कुलीन और क्राउन के एकत्रित कर्मचारी। राज्याभिषेक समारोह को आगे बढ़ा दिया गया है। राजा एक्सल को कल दोपहर रानी डोवर द्वारा ताज पहनाया जाएगा। कृपया उपस्थित रहें। साथ ही नाश्ते में कुलीनों के लिए उपस्थिति का अनुरोध किया गया है। राजा के लिए नहीं, बल्कि टोटेम अहमद के लिए, जो सुबह आने वाले हैं, संदेशवाहक ने घोषणा की। फिर उसने उन्हें एक औपचारिक घोषणा कार्ड दिया, जो उनके स्वीट के निवासियों को एक समूह के रूप में संबोधित था। यह एक बदलाव था। काल ने आज अपने विचार मंथन सत्र के दौरान जो सुना था, उसके अनुसार यह समारोह आमतौर पर राजा के सबसे करीबी लोगों के लिए होता था, और फिर 7 दिनों तक सार्वजनिक पार्टियां होती थीं, जिनमें वह शामिल होता था, ताकि लोग उसे देख सकें, या उसे, अगर नया नेता रानी थी। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से तेज था, खासकर जब शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका था और रॉयल पैलेस के कुछ हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन शायद वे इसे खत्म करना चाहते थे ताकि नया राजा चीज़ों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर सके। अगली सुबह जल्दी मेलानी ने काल को जगाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। ऐसा ज़रूरी नहीं था। लोट्स और दूसरे नेचर क्लेरिक सुबह होने से पहले से ही नए कॉफ़ी मिश्रणों के साथ प्रयोग कर रहे थे, और उन्होंने ब्लू ड्रैगन एकोलाइट्स को अपने स्वाद परीक्षक के रूप में भर्ती किया था। एम्पायर में रोमांच खोजें। कुछ ही प्राणी ऐसे होते हैं जो इस दौरान सो पाते हैं। काल ने राय द्वारा बनाए गए स्लैक्स और पोलो शर्ट का एक कैजुअल आउटफिट पहना, फिर एलिट्स की दोनों टीमों को इकट्ठा किया और डाइनिंग रूम की ओर चल पड़ा, जहां अहमद उनका इंतजार कर रहा था। एक नया टोटेम रैंक मैच होने के नाते उसे इंतजार कराना ठीक नहीं होगा। साथ ही
काल के पास उसके लिए एक उपहार था। जब वे अंदर आए तो कैटमैन के कान खड़े हो गए और काल उसके उत्साह पर मुस्कुराया। लॉर्ड अहमद, नाश्ते का निमंत्रण पाना सम्मान की बात है। ओथेलो ने उसे थोड़ा झुककर अभिवादन किया, जिसे काल ने एक पलक झपकाकर कॉपी किया, जिससे जादूगर हंस पड़ा। मैं तुम दोनों को कितने समय से जानता हूँ। औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी का स्वागत है। मैं समारोह से पहले आप सभी से मिलना चाहता था और उसके बाद मेरे पास आपके लिए कुछ समाचार हैं, उसने समझाया। काल ने सिर हिलाया और उसके कंधे पर थपथपाया ताकि वह उल्का झुंड को वह संयोजन मंत्र दे सके जिसे उसने कर्मचारियों के लिए संशोधित किया था, जो मूल रूप से उसका उपहार था। फिर उसने लाइफ लिंक रत्न वाला ब्रेसलेट पकड़ा। मेरे और शोध दल के बीच एक संयुक्त प्रयास। आपकी उन्नति के लिए बधाई। अहमद ने एक कलाई से जादुई ब्रेसलेट उतारा और एक आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ नया ब्रेसलेट पहना, क्योंकि यह बंध गया था, जिससे उसे उस पर आंकड़े देखने को मिले। यह अद्भुत है। मेरे गोलेम से लाइफ लिंक। ऐसा लगता है कि सभी से। अब ये जादूगर के लिए एक धोखा कोड है। और अतिरिक्त कौशल शक्ति भी। मैंने पहले कभी मोनाक रैंक निर्मित आइटम नहीं देखा है, लेकिन अगर वे सभी इस स्तर पर हैं, तो मैं आपके लिए जो खबर है उसके पीछे के संदर्भ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ। लेकिन ये समारोह के बाद के लिए है। पहले चलो खाना खाते हैं। नाश्ते में लगभग लंच हो गया, जिसमें सभी रुकावटें थीं और लोग रैंकिंग एलीट से बात करने के लिए आ रहे थे। पहले घंटे के बाद काल, ओथेलो और अहमद को छोड़कर सभी ने खुद को माफ करने में कामयाब रहे। ओथेलो की टीम के साथ मोनाक बहुत दूर नहीं जा पाए, इससे पहले कि वे किसी प्रस्ताव या उनके साथ इतिहास वाले व्यक्ति द्वारा पकड़े गए। लेकिन कम से कम उन्हें कोशिश करने का मौका मिला। राज्याभिषेक ठीक दोपहर के समय था, इसलिए अहमद ने उन्हें सीधे सिंहासन कक्ष में एक वीआईपी बॉक्स में ले जाया, जो कि मंजिल के स्तर से ऊपर था। बाकी टीमें नीचे भीड़ में होंगी, और काल ने गार्ड्स के लिए सहानुभूति का एक पल बिताया, जिन्हें एक कमरे में इतने सारे सक्रिय कौशल के साथ सुरक्षा बनाए रखना था। हाल की घटनाओं के बाद कोई भी व्यक्ति जिसके पास शक्ति थी, वह रक्षात्मक मंत्रों के बिना जाने के लिए सहमत नहीं होगा। विशेष रूप से यहाँ सिंहासन कक्ष में नहीं, जहाँ शाही परिवार के निवासी सदस्य मारे गए थे। कारण की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन राय और नियाल दोनों को यकीन था कि कोई भी अंदर या बाहर नहीं गया। यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर के गार्ड भी लड़ाई में बच गए। नियाल ने उनसे पूछताछ की थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और सिंहासन कक्ष पर मौन मंत्रों के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। अहमद मुस्कुराया जब काल ने उसके ऊपर अनंत बिजली फैलाई। एक टोटेम अपने रैंक से नीचे के लोगों के हमलों के लिए लगभग अभेद्य था, लेकिन एक टोटेम रैंक वाले अवरोध को सक्रिय करना उपस्थित अचेतन मनुष्यों के साथ साथ अधिकांश अभिजात वर्ग के लिए एक अविश्वसनीय रूप से दमनकारी बल होगा। तुरही बजने लगी और कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा एक्सल थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे जब वह कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे दो परिचित अधिपति चल रहे थे। एक अधिपति ड्रेक था, जो काल से पहली बार मिलने पर उसके साथ यात्रा कर रहा था, और दूसरा चर्च की एक महिला बिशप थी जिसे काल ने पहले कई बार देखा था, लेकिन कभी आधिकारिक तौर पर नहीं मिला था। राजा सिंहासन के सामने खड़ा हुआ और उसकी दादी एक तकिए पर मुकुट लेकर बाहर आईं। फिर कमरे की खामोशी तब टूटी जब राजा एक्सल ने अपना हाथ बढ़ाया और बिशप को अपने बाईं ओर सिंहासन पर ले गया। रानी का सिंहासन। अहमद ने धीरे से सीटी बजाई। ओह, अब चीजें मसालेदार होने जा रही हैं। राजा हमेशा से राष्ट्र में एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राजा एक्सल के प्रेम जीवन के बारे में अफवाहें सच थीं। उन्होंने एक बिशप को अपनी रानी बना लिया है। काल ने राजनीति को समझने का दिखावा भी नहीं किया, लेकिन वे एक प्यारे जोड़े थे। दोनों की उम्र 20 के दशक के अंत में थी, इसलिए उन्हें एलीट प्रोग्राम के विलक्षण व्यक्ति माना जाएगा, यह मानते हुए कि वे दोनों इस तरह से जागृत हुए थे। जब काल विचलित था, तब बड़े रॉयल का भाषण शुरू हो गया था, और काल बीच में ही ध्यान में आ गया। मेरे प्यारे पोते, मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए बहुत गर्व और प्रशंसा के साथ कह रहा हूँ। आपने सिंहासन पर चढ़ने में असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा दिखाई है। आपके पिता को आप पर गर्व होगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, एक नेता जो दूसरों की सेवा करने के महत्व को समझता है, एक सम्राट जो अपनी जिम्मेदारियों के वजन को पहचानता है। जैसा कि हम एक युग को अलविदा कहते हैं और एक नए युग की शुरुआत करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे राज्य ने पहले भी परीक्षणों का सामना किया है और हर बार हम और मजबूत होकर उभरे हैं। आपके पिता का जाना एक विनाशकारी झटका था, लेकिन अब यह आप पर निर्भर है, राजा एक्सल, कि आप हमें इन अंधेरे समय से निकालकर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएं। साम्राज्य पर कहानियां खोजें। उद्धरण चिन्ह। आप राजा एक्सल, देवताओं के प्रिय हैं। पूरे देश की प्रशंसा के साथ, हर क्षेत्र से, समाज की हर जाति से और हर रैंक के कुलीन वर्ग से जो हमारी संप्रभुता की रक्षा करते हैं। ये वह अटूट भावना है जो आपको आज इस पवित्र कक्ष में खड़े होने के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। काल ने सोचा कि क्या सिंहासन के लिए कोई ऐसी प्रतियोगिता थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था।
लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे वास्तव में पुराने रॉयल के भाषण पर ध्यान देना चाहिए। जब हम एक युग को अलविदा कह रहे हैं और अभिजात वर्ग के युग की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे राज्य ने पहले भी कई परीक्षणों और विश्वासघात का सामना किया है। हर बार हम विजयी हुए हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। इस मुश्किल समय में फिर से ऐसा ही होगा। राजा का जाना एक ऐसा झटका था जिसने राष्ट्र के दिलों को तबाह कर दिया, लेकिन मेरे दिल में कोई संदेह नहीं है कि राजा एक बार फिर हमें इन अंधेरे समय से निकालकर एक ऐसे उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस दुख और बदलाव के समय में हमें अपने पूर्वजों के शब्दों को याद रखना चाहिए। एक राष्ट्र की ताकत उसकी एकता में निहित है। एक राजा की शक्ति उसकी अपनी प्रजा की सेवा करने की क्षमता से मापी जाती है। आप, राजा एक्सल, हमें आगे ले जाते हुए इन सिद्धांतों को अपनाएं। जब हम प्रतिशोध की ओर आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्र राजा के पीछे खड़ा होता है और अपनी पूरी ताकत से उसका समर्थन करता है। रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर जाएगा। राजा एक्सल ने घुटने टेके और रानी विधवा ने उनके सिर पर मुकुट रखा। उनके बगल से नई रानी ने अपनी आवाज उठाई, राजा एक्सल के लिए, वह हमेशा राज करे। कमरे में चीख पुकार और जयकारे गूंज उठे, साथ ही सिंहासन कक्ष के पत्थर को हिला देने वाली एक धमाकेदार आवाज भी सुनाई दी। पूरे राज्याभिषेक समारोह में 15 मिनट से भी कम समय लगा था, लगभग कोई दिखावा नहीं था, और जबकि सिंहासन कक्ष को सजाया गया था, यह शाही भोज के लिए किए जाने वाले काम से ज्यादा कुछ नहीं था। बस समय नहीं था, लेकिन नए राजा और उपस्थित कुलीनों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। पुरानी रानी सही थी, जो आने वाला था वह उन लोगों पर प्रतिशोध था जो राष्ट्र पर इस तरह का दुस्साहसिक हमला करने की हिम्मत करेंगे। काल कुलीनों के बीच बड़बड़ाहट सुन सकता था, बदला लेने की योजनाएं, लड़ाई के बाद राजधानी में मृत पाए गए विशिष्ट बलों के साक्ष्य साझा करना। कोई भी उनके क्रोध से बच नहीं सकता था। राज्याभिषेक समाप्त होने के बाद अहमद ने काल का हाथ थामा और एक वायु मंत्र का उपयोग करके उन दोनों को, साथ ही अधिपति ओथेलो और नियाल को सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया। कुछ अन्य अधिपति भी उपस्थित थे और वे अपने पीछे सिंहासन के रास्ते को भर रहे थे, जबकि बाकी सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें। राजा के लिए अपना उपहार निकालो। तुमने एक बनाया है न? सिर्फ मेरे लिए कुछ नहीं? अहमद ने सिस्टम संदेश के साथ पूछा। हाँ, मैंने उसके लिए ट्रोलिश रीजनरेशन और कुछ योद्धा बफ के साथ एक कस्टम ब्रेसलेट बनाया है। अहमद सिंहासन पर सबसे पहले बैठे, जहां उन्होंने घुटने टेकने से परहेज किया, लेकिन राजा के सामने गहराई से झुके। महाराज, कुलीनों की ओर से मैं सम्राट काल को आपके शासनकाल की शुरुआत करने के लिए एक कस्टम क्राफ्टेड उपहार देता हूँ। ओह, ये तो धूर्तता थी। इसने बाकी कुलीनों को अपना एक विशेष रूप से मूल्यवान उपहार सौंपने की जरूरत से बचा लिया। वे समूह के रूप में अभिजात वर्ग की ओर से दिए गए एक पर भरोसा कर सकते थे। काल टोटेम के निर्देश पर आगे बढ़ा और सैन्य तरीके से झुका, बाएं घुटने को नीचे रखा ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर आसानी से अपने ब्लेड तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि वह खुलेआम हथियार पहने हुए था। इन्वेंट्री के साथ इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। काल ने एक छोटे काले तकिए पर कंगन को पकड़ रखा था, जिसने वास्तविक उपहार जितना ही ध्यान आकर्षित किया। राय ने इसे अपने रेशम से बनाया था और यह अपने आप में एक अनमोल खजाना था। लेकिन एक बार जब उसने तकिए पर कंगन देखा, तो नए राजा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने इसे अपनी कलाई पर रखने के लिए जल्दी से उठा लिया। ये प्रोटोकॉल नहीं था, उसे उपहार को पहचानना चाहिए था और फिर एक नौकरानी से इसे एक तरफ रखवाना चाहिए था। लेकिन राजा एक्सल ने इसे पहनते ही शक्ति से भर गए और ट्रोलिश रीजनरेशन ने प्रभाव डाला। साथ ही काल ने आइटम पर जो अन्य बफ लगाए थे, वे भी प्रभावी हुए। यह एक बहुत ही अद्भुत उपहार है। क्राउन अभिजात वर्ग को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता है। फिर उसने एक नौकरानी को तकिया लेने के लिए इशारा किया और काल ने अपनी मुस्कान छिपा ली। ऐसा लग रहा था कि वे आज उसे 2 उपहार दे रहे थे। वे चारों एक तरफ हट गए और काल ने अपने पीछे कई अधिपतियों के चेहरों पर राहत देखी। अब उन्हें केवल राजा को व्यक्तिगत उपहार के योग्य कुछ देने की आवश्यकता थी, जो कि राजा एक्सल के साथ ही कुलीनों की नज़र में आने वाली और सद्भावना साबित करने वाली किसी चीज़ के साथ आने की कोशिश करने से बहुत कम मानक था। ज्यादातर वे उसे कालकोठरी का सोना और जादुई रत्न दे रहे थे। वेनमाउथ के शाही शहर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए एक व्यावहारिक उपहार। ऐसे उपहारों को सद्भावना का एक मानक रूप माना जाता था और शहर को उनकी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन काल ने देखा कि कुछ जादूगरों के हाथों में स्क्रॉल थे। कार्य प्रतिज्ञाएं। वे पृथ्वी जादू के साथ शहर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। वे ज्यादातर जादूगर हैं जिनका शहर से कोई संबंध है। अहमद ने सिस्टम संदेश के साथ समझाया क्योंकि वह काल को दूर ले जा रहा था। काल ने टीम के अन्य सदस्यों को इशारा किया कि वह ठीक है और फिर राय और थोर से कहा कि वे राजा को देने के लिए दूसरों को खजाने सौंप दें।
राय ने छोटे बैग और तकिए बनाए क्योंकि राजा को तकिए बहुत पसंद थे। जब तक वे सब बन जाते तब तक उनके बिस्तर के लिए उनका पूरा ढेर लग जाता। अहमद काल को अपने कमरे से कुछ ही दूर एक बेहद शानदार सूट में ले गया, फिर सभी नौकरानियों को बाहर निकाल दिया और कमरे के ऊपर 4 परतों की बाधाएं लगा दीं। काल ने आत्मा दृष्टि और अपनी सभी विभिन्न दृष्टि क्षमताओं के साथ इसकी दोबारा जांच की। मुझे ये स्पष्ट प्रतीत होता है, मुझे आपकी बाधाओं के भीतर कुछ भी जीवित महसूस नहीं होता है, काल ने समझाया। अहमद ने राहत में सिर हिलाया, फिर बैठते ही आह भरी। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इस बकवास शो की शुरुआत से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले, राजा की हत्या उसके एक भाई ने की थी, लेकिन बेवकूफ़ को यह नहीं पता था कि उसने जो जादुई उपकरण प्राप्त किया था वह लक्षित नहीं था और इसने कमरे में सभी को मार डाला। नहीं, ये शुरुआत नहीं है। दिग्गजों के साथ युद्ध में हाल की घटनाओं ने महाद्वीप के अन्य देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। सबसे पहले, क्योंकि आर्कबिशप की शक्ति फीकी पड़ने लगी है। बिशपों में एक उत्तराधिकारी है जो जल्द ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन संभवतः इतनी जल्दी नहीं। इसलिए अन्य सभी देशों ने इसे हमारे क्षेत्र को उनके बीच विभाजित करने के अवसर के रूप में देखा। अजीब बात यह है कि न्यूबॉर्न और दिव्य जानवर राष्ट्र ने इसे बाहर रखा, लेकिन राजधानी में हर दूसरे राष्ट्र की सेनाएं थीं। सभी 3 विशाल राष्ट्र, हर मानव राष्ट्र, यहाँ तक कि जंगलों से कुछ अधिपति रैंक के दिव्य जानवर भी अराजकता में शामिल होने आए और बाद में दक्षिण के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करने का प्रयास किया। यह मेरा आरोहण था जिसने पूर्ण पतन को रोका। जब मैं आर्कबिशप के साथ यहाँ था तो अन्य टोटेम ने अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत नहीं की। चाहे उसका स्वास्थ्य कितना भी खराब क्यों ना हो, वह अभी तक मरा नहीं है और हम दोनों महाद्वीप की सबसे मजबूत ताकतों में से एक हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप कितने खतरे में थे। काल ने ये देखने के लिए इंतजार किया कि क्या अहमद आगे बढ़ेगा, फिर उसने जो कुछ भी उसे पता था उसे समझाया। मुझे अधिपति नियाल ने बताया कि मेरे सिर पर एक बड़ा इनाम रखा गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 2 अलग अलग ताकतों के कुल 4 अधिपतियों से निपटा जो मेरे लिए आए थे। अहमद ने सिर हिलाया। और यही समस्या की जड़ है। आपकी शक्तियों को इतना बड़ा खतरा माना जाता है कि आपको स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन टोटेम के बीच यह आम बात हो गई है कि आपके पास अपने रैंक से ऊपर एक कौशल को बढ़ाने की क्षमता है। जब आप अधिपति को मारते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटेम रैंक तक कौशल को बढ़ाने का मौका होगा, और वे ऐसा होने देने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि आप टोटेम को धमका सकते हैं तो ये गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में तीसरे टोटेम के समान ही अच्छा होगा और अन्य राष्ट्रों के मन में युद्ध की घोषणा से कम नहीं होगा। आप देखिए, एक कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र में केवल कुछ अधिपति और एक टोटेम होता है, अधिकतम 2। जब धन्य लोग जो शक्ति संतुलन को खतरे में डाल सकते हैं इस महाद्वीप पर पाए जाते हैं तो उन्हें या तो मार दिया जाता है या निर्वासित कर दिया जाता है। यही वह है जो अब टोटेम मांग रहे हैं, कि आपको महाद्वीप से बाहर भेज दिया जाए या मैं आपको निष्पादन के लिए उनके हवाले कर दूं। जाहिर है वह दूसरा विकल्प नहीं होने वाला है, लेकिन आपको युद्ध के मैदान में सक्रिय रखना भी एक विकल्प नहीं होगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि आर्कबिशप क्या उम्मीद कर रहे थे कि आप उनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जब मैं आगे बढ़ चुका हूं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि पुराने आर्चबिशप के जाने के बाद एक नया आर्चबिशप आगे बढ़ेगा। समयरेखा काम नहीं करती, लेकिन जिन 2 देशों में आपको शामिल करने की सबसे अधिक संभावना है उनके पास पहले से ही 2 टोटेम हैं। न्यूबॉर्न और दिव्य पशु राष्ट्र दोनों ने सुझाव दिया कि वैकल्पिक समाधान के रूप में आपको उनके पास स्थानांतरित कर दिया जाए। काल को इसे समझने में कुछ मिनट लगे। आर्कबिशप वास्तव में लोगों से मिलने जुलने वाला व्यक्ति नहीं था और वह कुछ हद तक अलग थलग था, लेकिन चर्च ने हमेशा काल को जहां भी सबसे बड़ा अवसर मिलता था वहां भेजा था और अब तर्क समझ में आने लगा। चर्च को पता था कि एक मौका था कि हर दूसरा राष्ट्र उसे मारने की कोशिश करने के लिए एकजुट हो जाएगा, लेकिन अगर वह जल्दी से शक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे तब तक संरक्षित किया जा सकता है जब तक कि वह गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का अगला टोटेम न बन जाए। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि आर्कबिशप राष्ट्र में एकमात्र टोटेम होगा। अब जब टोटेम रैंक पर एक 30 वर्षीय जादूगर था जिसके सामने एक सदी की अच्छी सेहत थी तो चीजें अलग थीं। कोई भी गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र को शक्ति के साथ विस्तारवादी मानसिकता हासिल करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं था। काल धीरे धीरे स्वीकार कर रहा था कि उसकी व्यक्तिगत स्थिति के लिए चीजें खराब हो रही थीं, लेकिन अन्य चिंताएं भी थीं। तो हम क्या करेंगे? मुझे पता है कि आपके पास पोर्टल करने की क्षमता है और यह हमारे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर मुझे निया महाद्वीप जैसी किसी जगह भेज दिया जाता है तो मेरे बाकी साथियों का क्या होगा? क्या वे समूह के रूप में हमारे द्वारा किए गए सभी नुकसान के कारण अन्य देशों का लक्ष्य बन जाएंगे? उसने पूछा। अहमद ने आह भरी। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैं उन्हें अपने संरक्षण में रख सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि जायंट्स के मन में उनके खिलाफ प्रतिशोध है।
दूसरे देश उन्हें उतना खतरा नहीं मानते जितना वे आपको मानते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि आप उनकी रोशनी को कम करने के लिए वहाँ हैं। अगर आप आसपास नहीं होते तो दाना और संभवतः दोनों मौलवियों को उनकी बढ़ती हुई गति के लिए चौंकाने वाले चमत्कार के रूप में देखा जाता। लेकिन अगर मैं सही हूं तो शायद वे इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे होते अगर आप वहां नहीं होते, इसलिए यह एक बेमानी बात हो सकती है। काल ने सिर हिलाया। ये समझ में आता है क्योंकि उनकी बहुत सी युद्ध शक्ति जानवरों की थी और सिस्टम औसत सैनिकों की तुलना में अधिक हद तक बड़े पैमाने पर अतिरेक के कृत्यों को पुरस्कृत करता प्रतीत होता था। अगर मैंने पूछा और वे सहमत हुए तो क्या हम सभी के लिए एक साथ निर्वासन में जाना संभव होगा? मुझे पता है कि उनसे ये पूछना बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हम एक टीम के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं। अहमद ने भौहें सिकोड़ी। ये संभव हो सकता है, लेकिन एक पूरी टीम को अनिश्चितकालीन निर्वासन में आपके साथ शामिल होने के लिए अपनी जान देने के लिए कहना बहुत बड़ी बात है। यह 1 या 2 साल की बात नहीं है। आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे और आपके वापस आने की एकमात्र संभावित स्थिति यह होगी कि कोई एक राष्ट्र अपना टोटेम रैंक गार्जियन खो देगा और आप इसे प्राप्त करने की क्षमता के साथ वापस आने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अब ये संभावनाएं शून्य नहीं हैं, क्योंकि आप मुझे अपने पक्ष में समर्थन देते हुए पाएंगे। लेकिन ऐसे अन्य निर्वासित प्रतिभाशाली लोग भी हो सकते हैं जो टोटेम रैंक तक पहुंच गए हों और वापस लौटने की इच्छा रखते हों। मुझे वास्तव में नहीं पता। ऐसे अनगिनत विवरण हैं जो मैंने अभी तक नहीं पकड़े हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन ये भी एक मामला है कि आपको कहाँ भेजा जाएगा। निया एक संभावना है। वहाँ पर्याप्त से अधिक अधिपति और टोटेम हैं जो आपके आगे बढ़ने पर कोई बड़ी गड़बड़ी पैदा नहीं करेंगे। हालांकि आपको ड्रैगन आइल्स में भेजने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये वास्तव में 4 उपमहाद्वीपों को एक साथ समूहीकृत करता है, लेकिन वहाँ खतरे का स्तर बहुत अधिक है, इसे विनम्रता से कहें। ड्रैगन आइल्स में ग्रह पर कहीं भी सबसे अधिक मैना सांद्रता है और मुझे किसी भी मानव राष्ट्र के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये सब राक्षस, ड्रैगन और उपड्रैगन हैं। संभवतः मनुष्य होंगे, लेकिन गुलामों के रूप में। मुझे नहीं पता कि आपकी टीम इसे कैसे संभालेगी या उनके प्रवास के दौरान उन्हें गुलामों से खतरा होगा या नहीं। वास्तव में हम ड्रैगन आइल्स के बारे में वास्तव में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। वे विशेष रूप से शक्ति स्तर के बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से उनके आसपास यात्रा कर सकें। ड्रैगन क्लेरिक्स ठीक हो सकते हैं क्योंकि वे धीरे धीरे ड्रैगनकिन बन रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में 2 इंसान हैं। इससे निश्चित रूप से योजनाएं बदल सकती हैं। वह उन्हें इस तरह के खतरे में नहीं डालना चाहेगा और राजकुमारी को गुलामों के कारवां से बचाने की ज़रूरत थोड़ी बहुत क्लिच थी। दूसरी ओर काल को लगा कि वह हमेशा अपने समूह के साथ रहा है और वह उन्हें पीछे छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, भले ही वह जानता था कि उसे ऐसा करना चाहिए और साथ रहने की उसकी स्वार्थी इच्छा सभी के जीवन को बर्बाद कर सकती है। क्या आपके पास मेरे लिए उन्हें खतरों के बारे में समझाने का समय होगा? मैंने पहले कभी ड्रैगन आइल्स के बारे में नहीं सुना है और मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अगर यह निया है तो मुझे 10,000 साल पहले के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन वर्तमान के बारे में कुछ नहीं। काल ने पूछा। अहमद ने सिर हिलाया। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। आखिरकार आपने मुझे वह सबसे अद्भुत उल्का झुंड कौशल और ब्रेसलेट दिया था। वह कौशल आपको एक मामूली चीज़ लग सकता है, बस एक संशोधित उल्का मंत्र। लेकिन जब इसका इस्तेमाल टोटेम रैंक के जादूगर द्वारा किया जाता है तो ये कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को नक्शे से मिटा सकता है। मंत्र के रूप में पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश जैसा कुछ, क्योंकि मैं इसे महाद्वीप पर कहीं भी पोर्टल के माध्यम से डाल सकता हूँ। जब उसने इसे इस तरह से इस्तेमाल करने की योजना बनाई तो उल्का झुंड मंत्र बिल्कुल भयानक था। अहमद को धमकाओ और वह झुंझलाहट में आपकी राजधानी को नक्शे से मिटाने में सिर्फ 3 सेकंड का समय ले सकता है। इससे किसी को भी गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के उसके नेतृत्व को गंभीरता से चुनौती देने से बचना चाहिए। लेकिन इस तरह की सोच शायद इस कारण का एक बड़ा हिस्सा थी कि काल को पहले ही निर्वासित किया जा रहा था। क्षेत्र की ऊर्जा में गड़बड़ी थी और काल ने निवारक रूप से नुलिफाई की तैयारी की, जबकि अहमद ने अपनी बाधाओं के माध्यम से घुसपैठ करने के प्रयास पर नाराजगी जताई। ऐसा लगता है कि अन्य नेता अधीर हैं। मैं आपके साथियों को हमारे पास बुलाऊंगा और आप एक समूह के रूप में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लड़ाई से बचने जा रहे हैं तो आपको इसे जल्दी करना पड़ सकता है। काल ने सिर हिलाया। उन्हें अंदर आने दो। जब तक वे एक संलग्न स्थान में पूरी तरह से जाने के लिए तैयार नहीं होते, मैं कुछ गुप्तचरों के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं हूँ। उसके मन में कह रहा सा। उन दोनों के बीच वे बस स्पैम कर सकते थे नुलिफाई, जबकि गोलेम बिल्ली घुसपैठियों को अवज्ञाकारी बच्चों की तरह थप्पड़ मारती थी। इस विचार से रैमी हंसा, लेकिन थोर अहमद से सहमत था। उन्हें परेशानी पैदा करने में बहुत मज़ा आता था। उन्हें थोड़ा नम्र होने देना शायद उनकी बहनों के लिए अच्छा हो। अहमद ने अपनी बाधाओं को कम किया और अलग अलग रंग के वस्त्रों में 6 स्पेलब्लेड का एक समूह, साथ ही न्यूबॉर्न से जनरल एक पोर्टल के माध्यम से प्रकट हुए।
काल ने उस एक टोटेम को हाथ हिलाया जिसे वह जानता था और नागा जनरल ने अहमद से हाथ मिलाने से पहले मुस्कुराया। टोटेम लॉर्ड अहमद, क्या आपने अपने देश के प्रतिभाशाली व्यक्ति को स्थिति से अवगत कराया है? स्पेलब्लेड में से एक ने पूछा। हाँ, मैंने किया है। हम बस कुछ और लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। वे शायद एक साथ निर्वासन में जाना चाहें। विदेशी जादूगर ने एक क्रूर हंसी दी। ओह, मुझे नहीं लगता कि जब वे फैसला सुनेंगे तो वे इतने उत्साही होंगे। अहमद ने काल की ओर सिर हिलाया। यही उसकी उम्मीद थी। बेहतर होता अगर उनके पास और अधिक विस्तार से चर्चा करने का समय होता, लेकिन अन्य लोग युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को दूर भेजने के लिए अधीर दिखाई दिए। काल की टीम के बाकी सदस्य अंदर घुसे, फिर जब उन्होंने इकट्ठे हुए आगंतुकों की शक्ति को महसूस किया तो वे दरवाजे पर रुक गए। जादूगरों में से एक ने उनकी ओर देखा और उसकी दुष्ट मुस्कान एक ईमानदार मुस्कान में बदल गई। ठीक है, यह अप्रत्याशित है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं उन सभी को एक साथ भेजने का अनुमोदन करता हूँ, उसने घोषणा की। दाना काल की ओर मुड़ी, जिसने उन्हें एक साइड रूम में जाने का इशारा किया। साम्राज्य में अपना रोमांच जारी रखें। मैं इसे छोटा रखूंगा क्योंकि वे अधीर हो रहे हैं। मुझे शक्ति संतुलन के लिए एक खतरे के रूप में निर्वासित किया जा रहा है। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि कहाँ जाना है, लेकिन ये किसी अच्छी जगह पर होने की संभावना नहीं है, और खतरे का स्तर इतना अधिक होगा कि अगर मैं टोटेम रैंक तक पहुंच भी गया तो यह उनके स्थानीय शक्ति संतुलन में कोई हलचल भी नहीं पैदा करेगा। समस्या यह है कि यह लगभग निश्चित रूप से मानव अनुकूल जगह नहीं होने जा रही है। आप सभी के पास विकल्प है कि आप मेरे साथ जाना चाहते हैं और संभवतः कभी वापस नहीं आना चाहते हैं, या टोटेम लॉर्ड अहमद के संरक्षण में यहाँ रहना चाहते हैं। काल को याद नहीं आ रहा था कि क्या उस हिस्से को स्पष्ट रूप से कहा गया था, लेकिन उसे यकीन था कि जादूगर पर कम से कम इतना तो भरोसा किया जा सकता है। दाना को तुरंत समझ आ गया कि खतरा क्या था, और ओफेलिया भी उससे बहुत पीछे नहीं थी। दोनों ही थोड़े डरे हुए लग रहे थे, लेकिन टेसा के चेहरे पर एक शांत भाव था, मानो उसने अपने फैसले के साथ शांति बना ली हो, चाहे वह कुछ भी हो। इसके विपरीत लोर्ड्स क्रोधित दिख रहा था। तुम सभी जानवरों को लेकर नहीं जा रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। हाँ, यही तो उसे उम्मीद करनी चाहिए थी। ओफेलिया ने आह भरी। तुम्हें पता है कि अब मेरे लिए मना करना असंभव है। अगर तुम बिना कुछ कहे चले जाते तो मैं तुम्हारे फैसले के साथ शांति बना लेता, लेकिन अगर विकल्प दिया जाता तो मैं अपने दोस्तों को यूं ही नहीं छोड़ सकता। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे पता है, और मैं आप सभी पर इस तरह का दबाव डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि यदि आप सभी यहाँ मेरे लौटने का इंतज़ार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला रहूँगा, और यदि आप सभी यहाँ रहेंगे तो भी लोर्ड्स के पास एक कडल बिया होगी। लोर्ड्स को जब यह एहसास हुआ तो वह थोड़ा शांत हो गई। एक कडल बिया पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं था। साथ ही ओफेलिया शायद समूह में सबसे ज्यादा जोखिम से बचने वाली थी जब वह उग्र नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यह एक उच्च मानक था। दाना थोड़ा सीधा हुआ और खुद को सिर हिलाया। अगर यह मानव अनुकूल नहीं है तो हम भी इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। टेसा ने सिर हिलाया जैसा कि ओफेलिया ने किया, जिससे लोर्ड्स को कंधे उचकाने पड़े। मुझे लगता है कि हम एक साहसिक कार्य पर जा रहे हैं। फिर प्रकृति पुजारी सहमत हुए। वे गंभीर नज़रों के साथ मुख्य कमरे में वापस चले गए, और न्यूबॉर्न के टोटेम रैंक नागा जनरल ने खुशी से सिर हिलाया। स्पेलब्लेड में सबसे बड़े ने बोलने से पहले समूह को विनम्रता से सिर हिलाया। प्रोडिकाल और दोस्तों, हमने आपके निर्वासन के स्थान पर निर्णय लिया है। हमने आपके आने के बाद आपके जीवन में हस्तक्षेप न करने और इस वार्ता में शामिल न होने वाले किसी भी व्यक्ति से आपके स्थान को गुप्त रखने के लिए एक जादुई अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको ड्रैगन द्वीपों में द्रोध के राज्य में भेजा जाएगा। यह मुख्य रूप से राक्षसों का निवास वाला देश है, जिसमें इस महाद्वीप पर कहीं भी जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। जनरल के आग्रह के अनुसार आपको अधिक स्थायी घर की तलाश करने से पहले स्थानीय संस्कृति को समझने का मौका देने के लिए एक शहर के बाहरी इलाके में रखा जाएगा। आपके लापता होने की कहानी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हम आपको कोई भी व्यक्तिगत सामान इकट्ठा करने का समय नहीं देंगे और आप अभी चले जाएंगे। स्पेलब्लेड ने एक साथ काम किया और जल्दी से एक पोर्टल खोला, जिसमें दूसरी तरफ किसी तरह की वेदी दिखाई दी। फिर काल को अंदर आने का इशारा किया। सार्वजनिक स्टेशन पर पोर्टल को 30 सेकंड से अधिक समय तक रोकना असभ्य माना जाता है। अब जाओ, उसने शिकायत की। काल ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित डबल चेक किया कि हर कोई अपने स्थान पर है, ताकि वे गलत महाद्वीप पर पीछे न छूट जाएं, और फिर बेस्टियल फॉर्म को सक्रिय किया और पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ा। अगर वह आगे के बारे में सोच रहा होता तो वह दूसरों को पहले से ही वह कौशल सिखाने की कोशिश करता, लेकिन ओफेलिया पहले से ही वेबियर फॉर्म में बदल चुकी थी, जैसा कि उसने न्यूबॉर्न में किया था।
काल ने जादूगरों द्वारा की गई चौंका देने वाली आवाज़ सुनी जब उसने अपने बेस्टियल रेमेंट कवच मंत्र को सक्रिय करके रूपांतरित किया, लेकिन पोर्टल के दूसरी तरफ के गार्ड काल की उपस्थिति से परेशान नहीं दिखे। वे सभी अधिपति भी थे और सभी बड़े काले चमड़े के पंखों वाले राक्षस थे। ड्रोद शहर में आपका स्वागत है। प्रवेश शुल्क प्रत्येक के लिए 1 चांदी का सिक्का है। शहर की ओर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने वाले गार्ड ने घोषणा की। काल ने एक सोने का सिक्का निकाला और उसे गार्ड की ओर उछाला, जिसने 5 चांदी के सिक्के निकाले और उन्हें दाना को सौंप दिया, जो अभी अभी पोर्टल से आया था। बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ओफेलिया सबसे आखिर में जा रही थी। पोर्टल बंद होने से ठीक पहले और दूसरा खुल गया ताकि राक्षसों के एक समूह को बड़ी गाड़ियां खींचकर अंदर जाने दिया जा सके। उनके सामने लकड़ी की बहुत सी साधारण इमारतें थीं, जो पुरानी और जल्दबाजी में बनाई गई लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पोर्टल का क्षेत्र शहर की दीवारों के पीछे एक बाहरी, गरीब इलाके में था। कम से कम वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि शहर में पहुंचने के बाद ये बेहतर हो जाएगा। काल ने व्यस्त पोर्टल से दूर शहर की ओर चलते हुए सिस्टम इंटरफेस को सामने लाया। यहाँ लगभग सभी के सिर के ऊपर एक नाम दिखाई दे रहा था, जो दर्शाता था कि उनके पास सिस्टम से एक वर्ग था। योद्धा 10 में से 9 थे, लेकिन दुष्ट, जादूगर और कुछ जादूगर भी दिखाई दे रहे थे। पादरी दुर्लभ थे और काल ने अभी तक किसी को नहीं देखा था, लेकिन कुछ अन्य रंग थे जिन्हें वह तुरंत पहचान नहीं पाया। शहर में कौशल के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं था, सिवाय हानिकारक मंत्रों के, और अधिकांश निवासियों के पास किसी प्रकार का रक्षात्मक जादू सक्रिय था। इसलिए काल ने अनंत बिजली अवरोध के साथ साथ शून्य शरीर को पूरे समूह में फैलाने के लिए गार्जियन को बाहर निकाला। यह अभी के लिए पर्याप्त सुरक्षित होना चाहिए। व्यस्त सड़क के बावजूद हर कोई उन्हें एक विस्तृत बर्थ दे रहा था। ये थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि भीड़ में अधिपति रैंक के दानवों और राक्षसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह यहाँ एक भारी ताकत थे, और यहाँ तक कि कमज़ोर वयस्क निवासी भी ज़्यादातर कमांडर थे। तब काल को एहसास हुआ कि समस्या क्या थी। हर किसी के पास एक सिस्टम सक्रिय था, और जब एक काले और सफ़ेद टैबर्ड में एक अजनबी ने उनके पास से गुजरते समय उन्हें प्रणाम किया, तो इसने काल को अपनी स्थिति से जो दिखाई दे रहा था उसे देखने की याद दिला दी। सम्राट काल गहरे लाल रंग में काले ट्रिम के साथ पैकमास्टर के लिए विशिष्ट डाकलाइट होस्ट का ग्रैंड वॉर चैंपियन। वह शहर में खुलेआम गिल्ड वॉर चैंपियन टैबर्ड पहने हुए था। जब वे एक संकरी गली में मुड़े तो काल ने अपने कवच को ताज़ा किया और राहत की सांस ली जब टैबर्ड गायब हो गया। उसकी जगह साधारण काले ड्रैगन स्केल और धातु की प्लेट कवच ने ले ली। इससे उनके नाम पर गिल्ड टैग भी निष्क्रिय हो गया, लेकिन जब वे गली के दूसरी तरफ से बाहर आए तो उन्हें अभी भी उनके चारों ओर एक स्पष्ट क्षेत्र मिल रहा था। लोट्स ने सड़क की ओर इशारा किया। ओह, एक सराय! क्या हमें एक कमरा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हम मुख्य मंजिल पर सराय में क्या सीख सकते हैं? अगर और कुछ नहीं, तो हम स्थानीय भोजन आजमा सकते हैं। अजीब बात है, निवासियों की सारी शक्ति और शहर की दीवारों के अंदर अधिकांश इमारतों के पत्थर के निर्माण की कलात्मकता के बावजूद ड्रोद शहर लगभग आदिम स्तर पर दिखाई दिया। सड़कों पर जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां थीं, तकनीक का कोई संकेत नहीं था, और सराय के अंदरूनी हिस्से खुले दरवाजों के माध्यम से दिखाई दे रहे थे। जादुई लैंप का इस्तेमाल किया गया था और लकड़ी के धुएं की गंध आ रही थी। यह मजबूत नहीं था, और कुछ सेकंड बाद काल ने स्रोत का पता लगा लिया। सराय के बाहर एक जादुई स्मोकर था, जो प्रामाणिक स्मोक फ्लेवर के लिए लकड़ी जला रहा होगा। तो शायद शहर उतना आदिम नहीं था जितना दिखता था, भले ही ज्यादातर इमारतें साधारण लकड़ी और प्लास्टर या पत्थर के ब्लॉक से बनी हों, जिनकी छतें स्लेट टाइल या छप्पर की हों। हंसते हुए ड्रैगन के नाम से मशहूर सराय अंदर से साधारण थी, लेकिन बेदाग साफ सुथरी थी। काल उन्हें काउंटर पर ले गया और सराय के मालिक ने विनम्रता से सिर झुकाया। भगवान राक्षस, आज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जैसा कि काल ने याद किया, वह एक प्रकार का बाघ दानव था। यहाँ के लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि वह इस रूप में था। एक कमरा, या 5 लोगों के लिए कमरे, फिर शाम के लिए डिनर और ड्रिंक। काल ने जवाब दिया, उम्मीद करते हुए कि सिस्टम ने उसकी आवाज़ का अनुवाद दानव की भाषा में जो भी किया है वह बहुत अजीब नहीं होगा। बेशक, क्या आपको डिनर से पहले कमरों में कुछ जमा करने की ज़रूरत थी? काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम पहले उन्हें जांच लेंगे। सराय के मालिक ने एक सेवारत लड़की को इशारा किया, जिसकी पीठ पर छोटे पंख थे और सिर पर सींग थे, और उसकी पूंछ पर एक प्यारा सा दिल के आकार का सिरा था, ताकि वह उन्हें कमरों तक ले जाए। तो आप हंसते हुए ड्रैगन के पास क्यों आए? मुझे पता है कि हम आम रास्ते से थोड़े हटकर हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने ठहरने का आनंद लेंगे। बारमेड ने पूछा। काल ने ठहाका लगाया। ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए एक शॉर्टकट लिया, और फिर हमारी प्रकृति पुजारी ने आपका संकेत देखा। एक खुश ड्रैगन से बेहतर शगुन क्या हो सकता है? राक्षसी ने निराशा में अपना सिर हिलाया। ड्रैगन के हंसने के कई कारण हो सकते हैं, और इसका उत्तर शायद ही कभी खुशी होता है।
उसके अनुभव में ड्रैगन क्रूर और अहंकारी प्राणी होते हैं, लेकिन मेहमानों के समूह में 2 ड्रैगन पादरी थे और इस तरह के ड्रैगन किन में पूर्ण रक्त वाले ड्रैगन के लिए हीरो पूजा परिसर की तरह कुछ होता था और ड्रैगन देवताओं के लिए और भी अधिक गंभीर होता था। कमरा 6 लोगों के लिए बंद बेड के साथ सरल था, सभी राक्षसों के लिए बड़े आकार के थे जो अक्सर 2 मीटर से अधिक लंबे होते थे। ये बिल्कुल सही होगा, धन्यवाद। काल ने कमरे के कोनों और खिड़कियों को एक त्वरित दृश्य स्कैन के साथ खोजने के बाद घोषणा की। क्या कोई विशेष चीज थी जिसे आप ढूंढ रहे थे? बारमेड ने पूछा। कृंतक चिन्ह, मैं उनके पैरों के निशान देख सकता हूँ, गंदे छोटे जीव, काल ने समझाया। राक्षसी ने दोबारा देखा, फिर समझ में सिर हिलाया। यदि आप देख सकते हैं कि पहले फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे तो एक अच्छा होटल ढूंढना अविश्वसनीय रूप से कठिन होना चाहिए। लेकिन यहाँ द्रोध में प्रतिकर्षण आकर्षण बनाने की क्षमता वाले पर्याप्त राक्षस थे कि कृंतक संक्रमण केवल निम्न श्रेणी के प्रतिष्ठानों के लिए ही थे। काल ने अपनी इन्वेंट्री से एक नोटपैड निकाला और उस पर कुछ रून लिखे। अगर उसने इसे सही तरीके से किया तो यह सबसे सरल सुरक्षा तावीज़ होना चाहिए। यह उसे कमरे में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के मूल विवरण के बारे में सूचित करेगा, फिर निष्क्रिय हो जाएगा। बस इतना ही कि यह पता चल सके कि जब वे दूर थे तो कमरा सुरक्षित नहीं था या नहीं। ये किस तरह का आकर्षण है? काल ने पूछा, उसकी पूंछ सहज रूप से कागज की ओर बढ़ रही थी। ठीक है, मैंने कमरे के लिए कुछ मज़ेदार सुरक्षात्मक आकर्षण पर विचार किया था। आप जानते हैं, दिव्य बिजली या बेकाबू संभोग। लेकिन मैंने एक सरल घुसपैठिए का पता लगाने वाले आकर्षण को चुना। काल ने मजाक किया। दानव जम गया, उसकी आंखें काल को घूरते हुए बड़ी हो गईं। मजाक मत करो, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? उसने हौंफते हुए कहा। कोई सुरक्षा कवच बनाओ, ये वही है। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, बेकाबू ऑर्गास्म, अगर तुम मेरे लिए ऐसा बना सको तो मैं बहुत पैसे दूंगी। किसी दोस्त को दान कर सकती हो। लोट्स खिलखिलाकर हंसने लगा। क्या तुम उसके बाद की स्थिति की कल्पना कर सकते हो? रुको, यह कोई पुरुष मित्र नहीं है न? क्योंकि उफ, बहुत गंदा है। दाना ने आह भरी और पादरी के सिर पर मुक्का मारा। हम भटक रहे हैं, लेकिन हाँ, शायद वह ऐसा कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि हमें शहर में अपने पहले दिन शरारत करने और परेशानी खड़ी करने की प्रतिष्ठा बनानी चाहिए। एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएं। डेमनेस ने उसे भ्रमित होकर देखा। ओह, मुझे लगता है कि मैंने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। मेरी दोस्त भी एक सक्कुबस है और उसका पति थोड़ा सा है, आप जानते हैं, प्रतिभाशाली नहीं। अब काल उलझन में था। क्या ये किसी तरह का चिकित्सा उपचार था जिसकी वह मांग कर रही थी? ठीक है, वह इसे कर लेगा और फिर अगर कोई समस्या होगी तो वह सब कुछ मना कर देगा। काल ने तावीज़ लिखा और अपने दिमाग के पीछे एक हल्की हंसी की आवाज़ सुनी जो उसके किसी जानवर की नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से उस दिव्य संकेत को नज़रअंदाज कर दिया कि वह कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने वाला था और तावीज़ सौंप दिया। यह एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ घंटों तक चलना चाहिए। जब आप इसका इस्तेमाल करें तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना याद रखें, या जब आपका दोस्त इसका इस्तेमाल करे। बारमेड ने इसे अपनी सूची में रख लिया और उसे खुशी से अंगूठा दिखाया। चलो वापस सराय में चलते हैं। मैं आपके ड्रिंक्स के पहले राउंड को कवर करूंगा। अब वे प्रगति कर रहे थे और नए दोस्त काल को तब पता चला जब सराय में दूसरे दानवों ने देखा कि सवा उनके लिए मुफ्त ड्रिंक्स ला रहा है। कर्मचारियों से दोस्ती करने से आप नियमित लोगों से भी दोस्ती कर लेते हैं और काल का समूह इतना अजीब था कि दोपहर की भीड़ से बहुत दिलचस्पी लेने लगा। तो काल, क्या ऐसा था? आप द्रोध में क्यों आए? अगर आप जहाज़ों के बीच आवागमन कर रहे हैं तो मैं कुछ और लोगों की तलाश कर रहा हूँ। जहाज पर 1 या 2 अतिरिक्त पादरी होने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और ऐसा लगता है कि आपका समूह खुद की देखभाल कर सकता है। पुरुषों में से एक बूढ़ा दानव जिसकी एक आंख गायब थी और अभी भी अभिशाप क्षति विकीर्ण कर रहा था, ने पूछा। नहीं, हम अंतर्देशीय जाने और एक मौसम के लिए आराम करने के लिए आरामदायक जगह खोजने के बारे में सोच रहे थे। काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। शहर में सहज नहीं। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यात्राओं के बीच कालकोठरी के लिए यहाँ आता हूँ। आपके पास इसके लिए एक अच्छा समूह है जिसमें एक जादूगर और एक बरस्कर और 2 मरहम लगाने वाले हैं। ये थोड़ा नीरस हो सकता है, लेकिन अगर आप अतिरिक्त लूट को बेच देते हैं तो यह एक अच्छा जीवन है। महीने के लिए कुछ अतिरिक्त सोने के सिक्के कभी भी गलत नहीं होते। उसके बगल में बैठा आदमी, 4 भुजाओं वाला एक पतला बैंगनी चमड़ी वाला दानव, हंसा और अपनी ठुड्डी को रसोई की ओर झुकाया। वास्तव में कभी भी गलत नहीं होता, इसके बजाय यहाँ होता है। बूढ़ा जैरेड यहाँ से लारेड शहर तक 1 महीने में एक बार दौड़ता है और जब वह सप्ताह के अंत में वापस आता है तो वह कालकोठरी में जाता है और फिर अपना वेतन पी जाता है, उम्मीद करता है कि बैथ उसे थोड़ा ध्यान देगी। बारमेड उसके नाम की आवाज़ सुनकर मुड़ी, फिर महसूस किया कि इसका उल्लेख बस गुजरते समय किया गया था।
बूढ़ा नाविक उसके दादा के बराबर बूढ़ा था और लोकप्रिय धारणा के विपरीत एक सक्कुबस के भी मानक होते हैं। काल के इर्द गिर्द के समूह ने कालकोठरी, शहर, तट से दूर नौकायन मार्गों की कहानियां सुनानी शुरू कर दी, क्योंकि द्रोद देश की राजधानी और उनके अंतर्देशीय उपजाऊ कृषि भूमि के कारण एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह दोनों था। कुछ घंटों बाद गार्डों की एक पूरी टीम आए और सीटों पर लेट गई, जिससे आधा कमरा भर गया। वे नियमित रूप से आते थे क्योंकि बारटेंडर ने अपनी सीटों पर खुद को समायोजित करने से पहले ही डालना शुरू कर दिया था। लेकिन काल ने देखा कि उसने एक अलग केक से खींचा था और जो कुछ भी वह डाल रहा था उसकी गंध काल की टीम द्वारा पी गई शराब जितनी अच्छी नहीं थी। नाविक शराब पी रहे थे और रम के शॉट ले रहे थे, लेकिन इस नए पे की गंध लगभग बासी थी। गार्ड टीम के कप्तान ने ड्रिंक का पूरा पिंट पी लिया, फिर दूसरे के लिए इशारा किया। क्या दिन खराब चल रहा है? बेथ ने उसके कंधे को धीरे से रगड़ते हुए पूछा, जिससे गुस्साए गार्ड को तुरंत राहत मिली, जिसकी आंखें उसके द्वारा दिए गए सम्मोहन सुझाव के प्रभाव में धुंधली हो गई थीं। अब यह एक वेट्रेस के लिए एक उपयोगी कौशल था। घोल रेजिमेंट अपने मिशन से वापस आ गई है। 10,000 की ताकत, 1 दर्जन युद्धपोतों के साथ और स्थानीय गार्डों के लिए कोई सम्मान नहीं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि शहर के गवर्नर ने उन्हें हमारी चौकियों पर कब्जा करने दिया? कहा कि हम सक्षम नहीं थे और अब हम सभी को अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। कप्तान ने शिकायत की। वह एक अधिपति था, लेकिन उसकी टीम के अधिकांश लोग सम्राट थे, इसलिए वे बुनियादी कानून प्रवर्तन के लिए कमजोर पक्ष में नहीं थे। कम से कम शहर में काल ने जिन लोगों को देखा था उनके आधार पर तो नहीं। लेकिन नई रेजिमेंट ने खुद को बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की होगी। काल ने कुछ देर तक गार्डों की अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत सुनी, फिर उसे एहसास हुआ कि वे एक अस्थायी बल थे जिन्हें सेना के रिजर्व से गार्ड की स्थिति में पदोन्नत किया गया था। न केवल उन्हें उनके पदों से मुक्त किया जा रहा था, बल्कि वे रिजर्व की स्थिति में वापस आ जाएंगे और उनका वेतन वापस उसी स्तर पर आ जाएगा जो सक्रिय होने से पहले था। आज उनके पास कड़वाहट का एक अच्छा कारण था, लेकिन काल ने शहर के बारे में भी कुछ मूल्यवान जानकारी सीखी। द्रोद में लगभग 1,80,000 लोग रहते थे, जिनमें से ज्यादातर विभिन्न प्रकार के राक्षस थे। न्यूबॉर्न की तरह वे विभिन्न बुद्धिमान राक्षस प्रजातियों के साथ स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाते थे और जादुई जानवर पूरे जंगल के इलाकों में जंगली घूमते थे। आपको बहुत सारे वन्यजीवों को देखने के लिए शहर से दूर जाना होगा, क्योंकि खेत अपनी फसलों की सुरक्षा करते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जैसे ही आप प्रमुख शहरों से बहुत दूर चले गए, वहां कुछ अविश्वसनीय रूप से खतरनाक जानवर थे। कैरा उनसे मिलने के लिए उत्साहित थी। उन्होंने एक और दिलचस्प तथ्य भी सीखा। द्रोद, शहर और राष्ट्र दोनों इस क्षेत्र के लिए मूल ऑकिश नाम था। हालांकि तटीय क्षेत्रों को ऑकिश नियंत्रण में आए सदियां बीत चुकी थीं। अभी भी अंतर्देशीय क्षेत्र में बड़ी ऑक जनजातियां थीं और अधिकांश ऑकिश शहर थे, लेकिन जबकि द्रोद अभी भी बहुत सारी परंपराओं का पालन करता था, ये निश्चित रूप से इन दिनों एक राक्षसी शहर था। आधा दर्जन राउंड के बाद गार्ड उदास होने लगे थे और काल को लगा कि वे हमला करने का कोई कारण ढूंढ रहे थे। सौभाग्य से उसके और गार्ड के बीच नाविकों की कुछ टेबल थीं। अगर महिलाएं उनके ठीक बगल में होतीं तो चीजें जल्दी ही खराब हो सकती थीं। लेकिन काल की किस्मत आज गार्ड के साथ नहीं थी और थोड़ी बहस के बाद सड़क पर दर्जनों वर्दीधारी सैनिक दौड़े चले आए। अच्छा, तुम क्या जानते हो? सार्वजनिक रूप से नशे में और अव्यवस्थित। ठीक वैसा ही जैसा आप अप्रशिक्षित रिजर्विस्टों के झुंड से उम्मीद करेंगे। गार्ड गश्ती के नेता ने शुरू किया। एम्पायर से जुड़े रहें। काल ने आह भरी और टेसा ने अपना चेहरा थपथपाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या होने वाला था। युद्ध की शुरुआत गार्ड और सैनिकों के बीच एक निहत्थे संघर्ष के रूप में हुई। फिर किसी ने पेय पदार्थों से भरी एक ताज़ा टेबल को गिरा दिया और नाविकों को घूंसे मारते हुए घूंसे मारे गए। बेथ अराजकता से बेपरवाह दिखी, क्योंकि वह काल की टेबल पर पनीर और ब्रेड की एक ट्रे लेकर आई, साथ ही एक ताज़ा शराब का घड़ा भी। मुझे घंटों सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम हम जल्दी बंद तो हो जाएंगे, उसने मजाक किया जब काल ने देखा कि आधी टेबलें हाथापाई में नष्ट हो गईं। लोड्स ने अपने मुंह में अजीब तरह से नीले रंग के पनीर का एक क्यूब डाला। मैं टेबल ठीक करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर कोई एक चीज़ है जिसमें नेचर क्लेरिक अच्छा है तो वह है लकड़ी की टेबल ठीक करना। बारमेड हंसी। मैं इसकी सराहना करूंगा। हमारे पास टेबल के लिए एक मरम्मत ताबीज है जिस पर मरम्मत मंत्र है। हमें सप्ताह में कम से कम 2 बार फर्नीचर की मरम्मत करनी होती है। काल अपनी सीट से एक झटके में उठ गया, क्योंकि एक सैनिक उनकी टेबल पर उड़ता हुआ आया। उसने उस आदमी को फर्श पर बिठाया और सैनिक ने लड़ाई जारी रखने के लिए कमर कस ली, जब तक कि उसने ऊपर देखा और काल का चेहरा नहीं देखा। उसने तुरंत मुड़कर एक नाविक को पकड़ लिया जो बेहोश हो गया था, जिससे वह उस आदमी को सराय से बाहर खींच सका। काल वापस बैठ गया और ओल्ड जेरेड, एक आंख वाला नाविक, हंसा। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। मुझे लगता है कि जब उसे एहसास हुआ कि वह तुमसे टकरा गया है तो वह शायद खुद को गीला कर चुका होगा। अत्यधिक नशे में धुत नाविक हंसा।
मैं इतना डरावना नहीं हूँ। मैं कोई अधिपति भी नहीं हूँ। काल ने नाविक को याद दिलाया। क्या ये वास्तव में मायने रखता है? हालांकि वह एक जुनूनी दानव है और बाघ अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। आप संभवतः उसकी भुजाएं फाड़ सकते हैं और बाकी को यहाँ से दरवाजे से बाहर फेंक सकते हैं। नाविक स्पष्ट रूप से अत्यधिक शराब पीने के कारण बेहोश होने की कगार पर था, लेकिन बेथ सहमत थी, और यहाँ तक कि ओफेलिया भी इस बात का मानसिक हिसाब लगा रही थी कि क्या आप छत की बीम और खंभे के बीच से किसी को यहाँ से दरवाजे से बाहर फेंक सकते हैं। बेथ ने काल को ड्रिंक भरते हुए मुस्कुराया। इसके अलावा आप टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। सामान्य दृष्टि वाले किसी व्यक्ति को ये वास्तव में ऐसा लग सकता है कि वह अपनी कुर्सी से टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन काल वास्तव में बहुत तेज था। कुछ मिनटों के बाद सैनिकों ने लगभग सभी को शराबखाने से बाहर खींच लिया। दीवार के साथ केवल कुछ टेबलों पर शराब पी रहे थे। सराय के मालिक ने आह भरी और दरवाजे पर एक बंद का चिन्ह लगा दिया, जो अभी भी चमत्कारिक रूप से बरकरार था। फिर उसने झाड़ू की एक जोड़ी निकाली और बेथ के साथ गंदगी को साफ करने का काम शुरू कर दिया, ताकि बीच के दरवाजे से मलबे को बाहर निकाला जा सके। लोट्स उठी, थोड़ी नशे में थी, लेकिन अपने पैरों पर काफी स्थिर थी और पैरों को वापस टेबल पर लगाना शुरू कर दिया। वह उन्हें सही टेबल से मिलाने की बहुत कोशिश नहीं कर रही थी, और अगर उसे गलत टेबल मिल जाती तो वह बस पैर को फिर से उगा देती जब तक कि टेबल स्थिर न हो जाए। ये वास्तव में काफी कुशल था, और उसने गंदगी को फर्श से झाड़ने से पहले ही सभी टेबल को सीधा कर दिया था। फिर उसने स्टूल पर बैठना शुरू किया, उन्हें ठीक करना जैसे वह कमरे में बहुत ही बोहेमियन नृत्य कर रही थी। अपने हाथों को ऐसे हिला रही थी जैसे वह किसी ऐसे गाने पर नाच रही हो जिसे केवल वह सुन सकती थी। बारटेंडर ने कुर्सियों में से एक को उठाया और उसे हिलाया, फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। यदि वे मानक के अनुसार नहीं हैं तो आप उन्हें सामान्य तरीके से ठीक कर सकते हैं। काल ने कमरे के दूसरी ओर से पुकारा। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है कि उसने उन्हें बहुत ज्यादा टिकाऊ बना दिया होगा। कुर्सियां खोपड़ी के बजाय टूटने वाली हैं जिस पर वे टूट जाती हैं। इनकीपर ने समझाया, एम्पायर में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। ओफेलिया ने काल को आंख मारी। तुम्हें पता है, ये जगह आधी भी बुरी नहीं है। मुझे इस विकल्प पर हर मिनट कम पछतावा हो रहा है। बेशक बरसकर उस योजना को मंजूर करेगा। उसके शामिल न होने का एकमात्र कारण यह था कि उसे नहीं पता था कि उसे ब्रेगिया काउंटी जेल से वापस लाने के लिए क्या करना होगा, जहां भी वे इस शहर में लड़ाई के बाद शराबियों को ले जाते थे। बार साफ हो जाने और दरवाजे से मलबा साफ हो जाने के बाद सराय के मालिक ने साइन को फिर से खोल दिया। अभी भी सुबह है, उन्हें कुछ घंटे और दे देना चाहिए। माफ करना बेथ, आज रात जल्दी घर नहीं जाना। उनके फिर से खुलने के कुछ मिनट बाद एक बहुत ही मोटी महिला दौड़ती हुई आई, जिसके कान लंबे और नुकीले थे और जिसकी पूंछ बेथ की तरह ही दिल के आकार की थी। वह किसी बात को लेकर उत्साहित थी। उसने छोटी महिला को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसे हिलाया। क्या ये सच है? तुम ही हो जिसने रमोना के लिए ताबीज़ ढूंढा है। मैं उसे अपने कमरे से सुन सकती हूँ। उन्होंने खिड़कियां भी बंद नहीं की और यह पूरी तरह से काम कर रहा है। बेथ ने धीरे से खुद को अपनी उत्साहित दोस्त की पकड़ से छुड़ाया। हाँ, मुझे मंत्र मिल गया है, लेकिन यह एक बार इस्तेमाल करने वाला है, दीर्घकालिक समाधान नहीं है। फिर भी तुमने किस तरह के प्रतिभाशाली कीमियागर को ढूंढ निकाला? क्या हम और भी ला सकते हैं? क्या वे प्रजनन मंत्र भी करते हैं? लोट्स ने ऊपर देखा। उसने प्रजनन क्षमता के लिए जादू किया। उसने प्रजनन क्षमता के लिए बहुत बढ़िया जादू किया। दाना ने आह भरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी तरह के संदिग्ध व्यवसाय में उतरने जा रहे हैं। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि हम इसे छोड़ देंगे। ज्यादा से ज्यादा शायद हम लोट्स को कुछ प्रजनन क्षमता के लिए जादू करने देंगे। दो राक्षस आए और बेथ ने अपनी सहेली को उनसे मिलवाया। सर काल, ये दाईमूसा है। वह शाही कुलों के राक्षसों के लिए महल में एक क्लिनिक चलाती है जिन्हें प्रजनन क्षमता से जुड़ी समस्याएं हैं। बड़ी सक्कुबस ने दुखी भाव से देखा, और फिर वह लापरवाही से दिखावा करती है कि वह मेरी बेटी नहीं है। लेकिन एक दाई के रूप में मेरा काम दुल्हनों की उन छोटी छोटी समस्याओं में मदद करना है जो परिवारों के उत्तराधिकारी को जन्म लेने से रोकती हैं। मुझे पता है कि ज्यादातर प्रजातियां हमें कैसे देखती हैं, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के नाम पर मैं आपसे अपील करूंगी। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं। टेसा हंस पड़ी और दाना ने काल को धक्का मारा। दानव ने वाक्य का आधा हिस्सा पढ़ लिया था। फिर उसने फैसला किया कि काल में शायद दयालु स्वभाव या सहानुभूति की भावना जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक प्रकृति पादरी है और वह प्रजनन क्षमता का जादू कर सकती है, लेकिन हम हमेशा के लिए शहर में नहीं रहने वाले हैं। हालांकि सही कीमत पर मुझे लगता है कि मैं आपको एक जादुई वस्तु प्रदान कर सकती हूं जो मदद करेगी। हालांकि यह सुबह तक उपलब्ध नहीं होगी। दाई ने सिर हिलाया। मैं इंतजार कर सकती हूँ। वास्तव में मैं नाश्ते पर वापस आऊंगी अगर ये तब तक तैयार हो जाएगा। काल ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह संभव होना चाहिए।
वास्तव में उसे बस इतना करना था कि वह अपने इच्छित प्रभाव के साथ एक पत्थर तराशें, फिर लोड्स को उस पर धन्य वस्तु और उसके प्रजनन क्षमता का जादू डालने के लिए कहें ताकि उसे प्रकृति देवता का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन सुरक्षा के लिए वह सुनिश्चित करेगा कि आप केवल अपने आप पर ही वस्तु का उपयोग कर सकें। दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक थी। तभी काल को लगा कि कोई उनके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। मंत्र ने उसे चेतावनी दी कि कोई व्यक्ति जबरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह उसे उनकी मौजूदगी का संकेत दे रहा था। एक पल, कोई व्यक्ति मेरे कमरे में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ और करने से पहले मुझे उससे निपटना चाहिए। काल सीढ़ियों से ऊपर भागा और उसके पीछे सराय का मालिक था। यात्रा करने वाले डेमन के होटल के कमरे में घुसते हुए पकड़े जाने पर आप गायब हो जाते हैं, और इस बात की संभावना थी कि यह उसका संरक्षक था। काल सीढ़ियों के ऊपर रुक गया और अपने सामने आए दृश्य को देखकर हंसने की इच्छा को रोक लिया। एक बहुत ही नशे में धुत नाविक दोनों हाथों से कमरे नंबर 9 की चाबी को कमरे नंबर 6 के दरवाजे में सावधानी से डाल रहा था। फिर उसने गाली दी, दरवाजे पर लात मारी, और जब ये काम नहीं किया तो उसने यही प्रक्रिया दोहराई। इसी बात ने काल के मंत्र को सक्रिय किया था। उसने किसी समय अपने कंधे को उसमें डाला होगा, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि यह काम नहीं कर रहा है। सराय वाला काल के पास से भागा। सर, क्या दरवाजे में कोई समस्या है? यहाँ, मैं जांच करूं। ओह, देखो, यही समस्या है। तुम इसे उल्टा पकड़े हुए हो। ये कमरा 9 के लिए है और यह कमरा 6 है। मेरे पीछे पीछे यहाँ आओ और हम वहाँ पहुँचेंगे। सराय वाला शराबी को बिस्तर पर ले गया, और सराय वाला दरवाज़ा बंद करने से पहले ही वह आदमी खर्राटे लेने लगा था। इसके लिए बहुत खेद है, सर। ऐसा कभी कभी होता है। काल ने अपना हाथ हिलाया, आदमी की चिंता को खारिज करते हुए। ये ठीक है, मुझे लगा कि यह कुछ गंभीर हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं। तुम्हें पता है कि यह कैसे हो सकता है, सुंदर महिलाओं के एक पूरे समूह के साथ यात्रा करना? सराय वाला ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उस वेबियर के फर में कुछ चमक है। मुझे लगता है कि तुम्हें कभी कभी कामुक प्रेमियों के साथ समस्याएं होंगी। अजीब बात है, वह सही था। ऐसा हमेशा लगता था कि ओफेलिया के पीछे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है जिससे उन्हें रिश्ते से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन समस्या हल हो जाने के बाद काल ने जल्दी से ताबीज को फिर से बनाया और उसे मधुशाला में वापस जाने के लिए दरवाजे के अंदर चिपका दिया। झूठा अलार्म। उसने मुख्य कमरे में वापस आते ही दूसरों को सूचित किया, लेकिन महंगे कपड़े पहने एक हताश दिखने वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया। सबसे शाब्दिक अर्थ में, कपड़े में वास्तव में सोना बुना हुआ था। बहुत खेद है, सर। दाईमूसा, आपको महल में वापस जाने की ज़रूरत है। ओह, नमस्ते, बैथ। खेद है कि मैं नहीं रह सकता। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो गई है, आदमी ने घोषणा की। फिर उसने बूढ़ी डेमोनेस को मधुशाला से बाहर खींच लिया। मुझे ये जगह पसंद है, यहाँ चहल पहल है। ओफेलिया हंसी। क्या तुम सच में मेरी माँ के लिए कोई चीज़ बनाओगे? मुझे पता है कि किसी को शहर में आने के दिन काम करने के लिए कहना असभ्यता है, लेकिन हम वास्तव में इसका उपयोग कर सकते हैं। राजा के अभी 3 बेटे हुए हैं, और हर एक कबीले का मुखिया, दानव कुलीन और राक्षस भगवान उनके लिए एक योग्य दुल्हन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये परंपरा है कि राजकुमार अपने 14वें जन्मदिन पर खुद से 2 साल से ज्यादा छोटी दुल्हन नहीं चुनेगा, और जब वह 18 साल की हो जाएगी तब उनकी शादी होगी। इसलिए वर्तमान में प्रसूति वार्ड में कोलाहल है, बेथ ने समझाया। लोड्स ने डेमोनेस के लिए खुशी से अपना गिलास उठाया। शराबी बेबी डेमन्स। नशे में धुत नेचर क्लेरिक ने टोस्ट किया। उनके साथ टेबल पर ओल्ड जैरेड भी था। काल ने आह भरी और नर्म पड़ गया। मैं तुम्हारी माँ के काम में मदद करने के लिए एक चीज़ बनाऊंगा। ये सुबह तैयार हो जाएगी और मैं समझाऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। बारमेड के खुश होकर नाचने पर सरायपाल ने अपनी आंखें घुमाईं। सौभाग्य से काल की टीम और एक शराबी नाविक ही शराबखाने में थे। अंधेरा होने लगा था और रात की भीड़ जल्द ही वहां शराब पीने के लिए आने वाली थी। लेकिन जब ऐसा हुआ तब काल का नीचे रहने का कोई इरादा नहीं था। आधे नशे में धुत समूह को कमरे तक लाने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां तावीज़ ने उसे बताया कि वह कमरे में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। अब्रे जाग चुकी थी और अपने स्थान के भीतर से निगरानी रखने की योजना बना रही थी जब तक कि आसपास कुछ दिलचस्प न हो जाए। इस शहर में शक्तिशाली चीजें थीं और वह ये जानने से पहले उनका भोजन नहीं चुराना चाहती थी कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। ब्लडबैथ स्पाइडर के लिए ये सामान्य ज्ञान था कि वह सबसे मजबूत को पहले वह चीज़ लेने दे जो वह चाहता है। काल के विपरीत, जो निवासियों की शक्ति को अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, वह स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि इस शहर में कम से कम एक चीज़ टोटेम से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। वहाँ टोटेम भी थे और वे खतरनाक थे, लेकिन जो भी आखिरी चीज़ थी वह बुरी खबर थी। उसे संदेह था कि यह एक दानव था, लेकिन उसकी आनुवंशिक स्मृति में उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी और ऐसा नहीं लगा कि वे आज मिले अन्य लोगों में से किसी के समान थे।
हालांकि ड्रोद शहर एक अच्छी तरह से विनियमित जगह लग रहा था। एक बार जब सूरज ढल गया और आधी रात के आसपास शराब पीने वाली भीड़ के आखिरी लोग घर चले गए तो शहर की सड़कें शांत हो गईं। हर कोने पर जादुई लैंप लगे थे जिससे पैदल चलने वालों को सुरक्षा का एहसास हुआ। साम्राज्य पर अपना अगला रोमांच खोजें। राय ने देखा कि कई राक्षस स्वभाव से निशाचर थे। हालांकि वे मुख्य रूप से दिन के दौरान सक्रिय थे और शहर रात में सोता था, लेकिन कई चमकती हुई आंखें थीं जो कई निशाचर शिकारियों को चिन्हित करती थीं। शहर की अन्य प्रजातियां इतनी भाग्यशाली नहीं थीं। राय ने देखा कि कई ड्रैगन के अंधेरे में संघर्ष कर रहे थे, साथ ही कई छिपकली और राक्षस प्रजातियां भी। ये कुछ हद तक वैसा ही लग रहा था जैसा उसने न्यूबॉर्न में देखा था, लेकिन शक्ति का स्तर बहुत अधिक था। उसे यकीन नहीं था कि उसे इस बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। वह अभी अभी गोल्डन ड्रैगन नेशन में सहज हो रही थी और अब वह ऐसी जगह थी जहां शिकार फिर से लड़ सकता था और उनके पास दर्जनों या सैकड़ों ओवरलॉर्ड भी थे जो उबाऊ नौकरियों के साथ शहर में घूम रहे थे। एक तरफ ओवरलॉर्ड ब्लड के इतने सारे फ्लेवर थे, दूसरी तरफ उसे शिकार को छुरा घोंपना पसंद था, शिकार द्वारा छुरा घोंपना नहीं। उसने एक को भी देखा था जो अपने गाड़ी बनाने के व्यवसाय के लिए फ्लायर्स का ढेर लेकर जा रहा था। किस तरह का ओवरलॉर्ड आदिम वैगन बेचता है। सुबह तक उसे समझ आ गया, यहाँ कोई ईंधन नहीं था, वे इसे नहीं बनाते थे, इसलिए कोई बस या कार नहीं थी। क्योंकि वहाँ कोई बस नहीं थी, उन्हें हर चीज़ के लिए गाड़ियों और वैगनों का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन अधिकांश राक्षसों के पास कार्यात्मक पंख थे और ज़मीनी यातायात जितना ही हवाई यातायात था। इसका मतलब था कि आपको किसी के आपके सिर पर गिरने की आशंका पर नज़र रखनी थी, लेकिन ज़्यादातर लोग वैगनों के साथ सड़क पर गिरते थे और फिर फुटपाथ पर चले जाते थे। उसे काल से अपने लिए उड़ने का मंत्र ढूंढवाना चाहिए। यह मज़ेदार लग रहा था। सुबह की रोशनी ने समूह को जगाया और राय ने काल को शहर की स्थिति के बारे में बताया, साथ ही यह भी बताया कि भोर से पहले काम पर जाने वाले मजदूरों की तरह कपड़े पहने रॉयल और मोनाक रैंक के लोग थे। अगर वे यहाँ अपने पावर लेवल के लिए विशेष उपचार की उम्मीद कर रहे थे तो वे बहुत निराश होने वाले थे। महत्वपूर्ण लोगों के लिए उपहार बनाना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। उनके अनुमान में अगर वे मूल्यवान कारीगर और मरहम लगाने वाले के रूप में प्रतिष्ठा विकसित करना शुरू कर देते हैं तो समाज में उनका एक स्तर का मूल्य होगा और उन्हें बेकार या मुफ्तखोर के रूप में नहीं देखा जाएगा। लेकिन उसने कुछ समय पहले ही कवच पहने लोगों को एक मंदिर की इमारत की ओर जाते देखा था जब वह सराय की छत से देख रही थी। ये वही कालकोठरी होनी चाहिए जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। इसमें ज़्यादातर रॉयल और मोनाक रैंक के लड़ाके जा रहे थे ताकि वे कालकोठरी के पास ही अपना जीवन यापन कर सकें। सभी नाश्ते के लिए नीचे गए, जो ताज़ी रोटी और तले हुए अंडे के साथ परोसा गया गाढ़ा स्टू था। ये बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि लोड्स को भी मानना पड़ा। फैंसी भोजन नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उनके मेनू में जोड़ने लायक है। बेथ सुबह ड्यूटी पर नहीं थी और सामने की डेस्क पर एक बड़ी ऑकिश महिला काम कर रही थी। लेकिन ऐसा लगता था कि वह जानती थी कि काल और अन्य कौन थे, इसलिए इनकी पर इतना व्यवस्थित था कि कम से कम अपने मेहमानों को सुबह की शिफ्ट के बारे में जानकारी दे सके। खाने के बाद वे अपने दिन की योजना बनाने और बेथ की माँ दाई द्वारा अनुरोधित आइटम बनाने के लिए कमरे में लौट आए। ठीक है, मैं इसे पौरुष प्रजनन और आनंद के लिए रून के साथ लिखने जा रही हूँ। जब मैं रून को मंत्रमुग्ध करूँ तो आप एक पवित्र वस्तु आशीर्वाद जोड़ें और हमें एक नेचर ड्रैगन मंत्रमुग्ध प्रजनन उपचार करना चाहिए। काल ने लोट्स को सुझाव दिया। छोटी पुजारिन ने उसे उत्साहपूर्वक अंगूठा दिखाया क्योंकि काल ने अंडे के आकार का हरा पत्थर तराशना शुरू किया। प्रक्रिया काल की अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से चली, जैसे कि पत्थर शक्ति को स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा था, बजाय निष्क्रिय रूप से उस पर शक्ति थोपने के। तैयार उत्पाद में बैंगनी रंग के चमकदार रून थे और पूरा पत्थर प्रकृति के जादू के हरे रंग से चमक रहा था। लोट्स ने पत्थर की जांच की। यह अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें इसे परखने के लिए दे देना चाहिए। इसे खुद परखना नासमझी होगी। ये कहने का एक शानदार तरीका था। एम्पायर पर अपना अगला लेख खोजें। इसलिए काल दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए सामने के काउंटर पर गया। मैं मिस बेथ या उसकी माँ मूसा की तलाश कर रहा हूँ। उन्होंने कल शाम मिडवाइफ मूसा के काम में मदद करने के लिए एक आइटम का अनुरोध किया था और मैंने इसे पूरा कर दिया है, काल ने समझाया। ऑकिश महिला ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी और काल को एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसके लिए ऑकिश में अनुवाद किया था। उसे नहीं पता था कि यह सभी के लिए ऐसा नहीं करता था, या ये सिर्फ इसलिए था कि उसका उच्चारण अच्छी तरह से अनुवाद हुआ था, लेकिन ऑक्स उसे पसंद करते थे। बार में दोपहर के भोजन तक छुट्टी पर है, लेकिन मैं आपको उसकी माँ के काम का नक्शा बना सकती हूँ। आपको केवल इस सड़क पर सीधे जाना है जब तक कि आप महल की दीवार तक न पहुँच जाएं। फिर पश्चिम की ओर जाएं, जो फ्रॉस्टफायर गेट के सबसे नज़दीक है, या किसी भी गार्ड से कहें कि वह आपको उसके पास ले जाए। वे सभी जानते होंगे कि वह कौन है, वह लगभग एक सदी से महल में दाई रही है।
काल ने उसे धन्यवाद दिया, फिर दूसरों से पूछने चला गया। मुझे लगता है कि हम सुबह तक यहाँ इंतजार करेंगे। सुबह की भीड़ से सड़कें भरी होती हैं, इसलिए हम सभी के काम पर जाने के बाद शहर का पता लगा सकते हैं। ओफेलिया ने सुझाव दिया। ठीक है, यह मेरे लिए काम करता है। रे यहाँ आपके साथ इंतजार करेगी और मैं आइटम डिलीवर करने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगी। काल ने सहमति जताई। चलो उड़ते हैं, हॉक ने सुझाव दिया। ये सबसे अजीब चीज़ नहीं होगी जो उन्होंने आज सुबह खिड़की से देखी थी। इसलिए काल हॉल से नीचे पिछले आंगन में चला गया, जहां हॉक अपनी जगह से बाहर निकला और काल उसकी पीठ पर कूद गया। यह अफसोस की बात थी कि उसके पास थोर की तरह कोई हॉर्नेस नहीं था जो उसे स्थिर रहने में मदद कर सके, लेकिन हॉक ने उसे अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए घोस्टफायर बॉडी बैरियर का इस्तेमाल किया। घोस्टफायर थंडरबर्ड ने अपने पंख फैलाए और सुबह के यात्रियों से ऊपर हवा में 100 मीटर तक आलस से चक्कर लगाया, लेकिन जहां लंबी दूरी की उड़ान भरने वाली ट्रैफिक थी, उसके करीब। इसमें से ज्यादातर पंख वाले राक्षस प्रजाति के थे, लेकिन कुछ मैंटिकोर सवार थे और कुछ संदेशवाहक विशाल चील की सवारी कर रहे थे। मुझे भी ये जगह पसंद है। मैं बिना किसी को परेशान किए शहर में इधर उधर उड़ सकता हूँ। हॉक ने काल को सूचित किया क्योंकि वह अपने लक्ष्य की तलाश में महल में घूम रहा था। वहाँ महल के पश्चिम की ओर दूसरी मंजिल की बालकनी पर, जैसा कि ऑक महिला ने कहा था, काल ने मिडवाइफ को संभवतः उसके कार्यालय में देखा। हॉक ने चक्कर लगाया और महल के गेट के बाहर झपट्टा मारा, जो उनके लक्ष्य से मात्र 1 दर्जन मीटर की दूरी पर था। वह जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले अपने स्थान पर गायब हो गया, जिससे काल गार्ड के सामने नाटकीय ढंग से प्रवेश कर गया। वह व्यक्ति उचित रूप से प्रभावित हुआ। बेशक उसने सोचा कि हॉक एक परिवहन कौशल था, लेकिन एक महाकाव्य ग्रेड और सम्राट रैंक वाला। कप्तान, मेरे पास मिडवाइफ मूसा के लिए एक डिलीवरी है। यह उसके काम के लिए ज़रूरी है, काल ने गार्ड को सूचित किया, ये देखने के बाद कि महल में प्रवेश करने के लिए श्रमिकों की एक कतार लगी हुई थी। गार्ड ने सिर हिलाया, फिर किसी को काल को एस्कॉर्ट करने के लिए इशारा किया। जब वे उस आंतरिक इमारत की बालकनी में पहुंचे जहां वह काम करती थी, तो काल ने इशारा किया। क्या सिर्फ कूदकर ऊपर जाना बहुत असभ्यता होगी? उसने पूछा। ये तुम्हारा सिर है, गार्ड ने कंधे उचका दिए। ऐसी स्थिति में चलो दरवाज़ा खटखटाते हैं। युवा सैनिक ने हंसते हुए उन्हें गलियारे से नीचे ले गया, फिर सीढ़ियों की एक उड़ान ऊपर एक दरवाजे पर ले गया जिस पर एक मरहम लगाने वाले और एक पालने का चिन्ह बना हुआ था। उसने विनम्रता से दस्तक दी और एक थकी हुई युवती ने दरवाज़ा खोला। यह महत्वपूर्ण होना चाहिए था, हम पिछले 14 घंटों से प्रसव में सहायता कर रहे हैं। उसने गार्ड पर फुसफुसाते हुए चिल्लाया, जो उसके क्रोध से दूर हट गया। शायद मुझे कूदकर अकेले उनका सामना करना चाहिए था, काल ने फुसफुसाते हुए कहा, जिस पर गार्ड ने धीरे से मुस्कुराया। दाई, मेरे पास आपकी मालकिन के लिए एक ज़रूरी डिलीवरी वाला कुरियर है, उसने समझाया। तो उसे अंदर भेजो और चुप हो जाओ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? गार्ड ने वैसा ही किया और काल अंदर चला गया, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके। गोल्डन ड्रैगन नेशन में एक पुरानी कहावत है, विवेक वीरता का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये बात उस पल से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से उदाहरणित हुई जब गार्ड ने मुड़कर एक महिला से भाग लिया जो उसकी 1/3 साइज की और आधी रैंक की थी। सच में वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। मूसा एक रॉकिंग चेयर पर आराम कर रहा था, लेकिन जब उसने काल को देखा तो उसकी आंखें चमकीली गुलाबी रोशनी से चमक उठीं। क्या तुम्हारे पास मेरी बेटी ने जो चीज़ बताई थी वो है? मैं तुम्हारा क्या एहसानमंद हूँ। काल ने पत्थर निकाला। पहले तुम्हें ये सुनिश्चित करने के लिए इसका परीक्षण करना चाहिए कि यह काम करता है। मैंने वास्तव में पहले ऐसा कोई नहीं बनाया है, लेकिन एक बार जब तुम इसे सत्यापित कर लोगे तो हम बातचीत कर सकते हैं। जब उसने बात करना समाप्त किया, तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में मौजूद हर कोई चमकते हरे अंडे को देख रहा था।